नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लालबरा के कंजई ग्राम के शुभम ने नीट पास होने की फैलाई अफवाह। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो की पद्मेश 24/7 की टीम की जांच पड़ताल करने पर पता चला कि उसे 620 अंक नहीं बल्कि मिले हैं सिर्फ 30 अंक। बूढ़ी मेहरा तालाब के अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई के दौरान मनोरमा नागेश्वर ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। कहा पहले देवी तालाब का अतिक्रमण हटाए, फिर मेहरा तालाब का हटाए जाए अतिक्रमण। नाबालिग छात्रा के अपहरण और बलात्कार के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। विद्वान विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत का फैसला। जिला अस्पताल में बायो वेस्ट का नहीं हो रहा उचित प्रबंधन। दुर्गंध से सराबोर हुआ अस्पताल परिसर। इधर उधर बायो वेस्ट फेंक रहे सफाई कर्मी। डबल मनी करने के मामले में मुकेश मेश्राम गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 दिन लिया पुलिस रिमांड पर। जिले भर में बौद्ध अनुयायियों ने मनाया धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा वंदना की। पूज्य भंतों ने दी धम्मदेशना। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोदा में एक 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक युवती का नाम ग्राम बोदा निवासी 18 वर्षीय कुमारी अनीता पिता चैन सिंह मरकड़े बताया गया है, जिसके शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजन के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनीता पीजी कॉलेज बालाघाट में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, जिसकी तबीयत खराब होने पर उनके परिजनों ने उसे देवटोला निवासी किसी निजी चिकित्सक के पास उपचार के लिए लेकर गए थे, जहां चिकित्सक ने अनीता को मलेरिया बताया था। ट्रीटमेंट कराने के बाद उनके परिजन अनीता को लेकर घर चले गए, जहां रात्रि करीब 2 बजे अनीता की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, जिस पर उनके परिजनों ने रात्रि करीब 2:30 बजे अनीता को उपचार के लिए जिला अस्पताल आया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला संदिग्ध होने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने शुक्रवार की सुबह मृतिका के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं जाफो 174 के तहत मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए। वहीं मामले की जांच के लिए डायरी भरवेली थाना पहुंचाई गई है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि अनीता की मौत किस कारण से हुई, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत की असली वजह सामने आने की बात कही जा रही है। लालबरा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कंजई के आगे कंजई घाटी में 14 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे ट्रक की टक्कर से बाइक सवार परसोड़ी लांजी निवासी 50 वर्षीय धानेश्वर पगरवार, 40 वर्षीय टिकनलाल नगपुरे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परसोड़ी लांजी निवासी 50 वर्षीय धानेश्वर पगरवार अपने साथी टिकमलाल नगपुरे के साथ अपने गांव से बालाघाट मोटरसाइकिल में आए थे और वहां से जबलपुर बस से जाने वाले थे, परंतु बस नहीं मिलने के कारण दोनों मोटरसाइकिल से जबलपुर जा रहे थे। तभी कंजई घाटी के आगे सिवनी की ओर से आ रहे ट्रक व बाइक में भिड़ंत होने से मोटरसाइकिल में सवार दोनों व्यक्ति घायल हो गए, जिसके बाद आसपास स्थित लोगों ने तत्काल ही डायल 100 को इसकी सूचना दी, जिसके बाद तत्काल ही एम्बुलेंस से दोनों घायलों को लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। इस सड़क दुर्घटना में धानेश्वर पगरवार टिकनलाल नगपुरे को हाथ, पैर, सर व शरीर में अंदरूनी चोटें आई हैं। 6 बटालियन जबलपुर के एक आरक्षक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पौंडी की है। गाड़ी पुलिस ने मृतक आरक्षक विनोद कुमार पिता श्रीराम मार को 41 वर्ष की फांसी पर लटकी हुई लाश उसके घर से बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विनोद कुमार मार्को 6 बटालियन जबलपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था और वह 2 माह से पहले ही अपने घर पौंडी आया था, जो आए दिन शराब पीते रहता था। विनोद अपनी पत्नी और एक बेटा के साथ रहता था और उसकी 2 बेटी अपने दादा दादी के साथ गाँव में ही रहती थी। विनोद आए दिन शराब पीने के कारण विनोद और उसकी पत्नी के बीच विवाद होते रहता था, जिससे परेशान होकर विनोद की पत्नी अपनी एक बेटी और बेटे को लेकर अपने मायके साले टेकरी चली गई थी। विनोद अपने घर में अकेला रहता था और खाना उसकी मां लाकर देती थी। 12 अक्टूबर को विनोद शराब पिए हुए था, जिसने रात्रि में खाना खाया और रात्रि 10 बजे तक अपने घर में देखा गया था। जिसके बाद 13 अक्टूबर को सुबह 6 बजे जब विनोद की मां घर आई, तब उसने घर के सामने का दरवाजा अंदर से बंद देखा और घर के दरवाजे के पास एक चिट्ठी पड़ी हुई दिखाई दी।
चिट्ठी में विनोद ने आत्महत्या करने के संबंध में लिखा था और उसने अपने आप को जिम्मेदार ठहराया था। चिट्ठी पढ़ने के बाद विनोद की मां घर के पीछे गई और घर के पीछे का दरवाजे से घर के अंदर झांक कर देखा तो घर के अंदर विनोद फांसी पर लटका हुआ दिखाई दिया, जिसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना की रिपोर्ट बसंत लाल पिता लखन सिंह धुर्वे 41 वर्ष के द्वारा गढ़ी पुलिस थाने में की गई थी, जहां से सहायक उप निरीक्षक भगन लाल पंद्रो ने ग्राम पोंडी पहुंचकर मौके से मृतक विनोद कुमार की फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। आगे मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पाली बिरवा के जंगल में पिहरी तोड़ने गए एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घायल व्यक्ति संपत सिंह पिता बुधराम मडावी 55 वर्ष ग्राम मोहरही थाना गढ़ी निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर को 11 बजे करीब संपत सिंह पाली बिरवा का जंगल में अकेले बांस की पीढ़ी तोड़ने गया था। बांस पीढ़ी तोड़ने के दौरान संपत सिंह पर भालू ने हमला कर दिया। भालू ने हमला करते हुए संपत सिंह के सर पर हमला किया और उसके हाथ पैर पर भी चोटें पहुंचाई। भालू के हमले में संपत सिंह घायल हो चुका था। भालू के भाग जाने के बाद संपत सिंह बड़े मुश्किल से घर की ओर भागा, जिससे घायल हालत में ग्राम टोबला के लोगों ने देखा और उसके घर की इसकी सूचना उसके घर वालों को दी। परिवार के लोग ग्राम टोपला पहुंचे, जिन्होंने घायल संपत सिंह को शाम को घर लाया और गढ़ी के अस्पताल में भर्ती किया, जहां से उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोहरे के सरपंच राजेश कुमार धुर्वे की पत्नी उन्हीं के घर के कुएं में संदिग्ध स्थिति में मृत पाई गई। गढ़ी पुलिस ने मृतिका इमलाबाई पति राजेश कुमार धुर्वे 25 वर्ष की लाश कुएं से बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस महिला की कुएं में गिरने से मौत हुई है या अन्य वजह से। आगे मर्ग जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश कुमार धुर्वे 4 माह पहले संपन्न हुए पंचायत चुनाव में सरपंच पद पर निर्वाचित किए गए, जिनके परिवार में पिता रमेश कुमार धुर्वे 60 वर्ष, पत्नी इमलीबाई 25 वर्ष, एक बहन निशा धुर्वे 19 वर्ष है और एक 1.5 वर्ष का बेटा है। बताया गया कि इमलाबाई का मायका मंडला जिले के ग्राम बंदरवाड़ी थाना मोती नाला का है, जिसका विवाह सन 2021 में राजेश कुमार धुर्वे के साथ हुआ था, जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दी जो वर्तमान में 1.5 वर्ष का है और वर्तमान में इमलाबाई 7 माह की गर्भवती थी। बताया गया कि राजेश कुमार धुर्वे की बहन निशा धुर्वे इन दिनों बालाघाट में थी। 12 अक्टूबर को रात्रि 9 बजे करीब राजेश कुमार धुर्वे जबलपुर जाने निकला था। घर में उसके पिता रमेश कुमार धुर्वे और पत्नी इमलाबाई धुर्वे और 1.5 वर्षीय बेटा थे। रात्रि में रमेश कुमार धुर्वे अपने कमरे में सो गए थे और इमलाबाई अपने बेटे को लेकर अपने कमरे में सोई हुई थी। रात्रि 4 बजे करीब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर रमेश कुमार धुर्वे ने उठकर देखा तो बिस्तर पर उसके नाती रो रहा था, लेकिन बहू इमलाबाई बिस्तर में नहीं थी। रमेश कुमार ने घर के आसपास काफ़ी खोजबीन की, किंतु वह नहीं मिली। तब उसने मोहल्ले पड़ोस वालों को यह बात बताई। इमलाबाई की रात में ही खोजबीन शुरू की गई थी, किंतु वह नहीं मिली। 13 अक्टूबर की सुबह इमलाबाई की खोजबीन गांव के अलावा बाहर गांव रिश्तेदारी में की गई, किंतु उसका कहीं भी पता नहीं चल पाया। इस दौरान इमलाबाई के मायके वाले भी आ चुके थे। 2 बजे करीब घर के पीछे कुएं में देखने पर कुएं के अंदर बाल्टी का रस्सा दिखाई दे रहा था। शक होने पर कुएं के अंदर गल डालकर देखा गया, जिसमें इमलाबाई की साड़ी में गल फंसकर उसके लाश बाहर आ गई। इस घटना की सूचना रमेश कुमार धुर्वे 60 वर्ष ने गढ़ी थाने में दी थी, जहां से थाना प्रभारी डोमन सिंह मरावी, उप निरीक्षक गुणनलाल अहिरवार सहित अन्य पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से इमलाबाई की लाश कुएं से बाहर निकाली गई। इमलाबाई नवविवाहिता होने से पंचनामा कार्रवाई नायब तहसीलदार श्री परस्ते के द्वारा की गई। 14 अक्टूबर को उप निरीक्षक श्री अहिरवार ने पुर्तिका इमलाबाई की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। इमलाबाई की कुएं में गिरने से मौत हुई है या अन्य वजह से अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होने की संभावना है। आगे मर्ग जांच एसडीओपी परसवाड़ के द्वारा की जा रही है। नेट की परीक्षा पास करने और मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने का सपना संजो रहे हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई केवल अंग्रेजी माध्यम से ही नहीं बल्कि अब हिंदी माध्यम से भी होगी, जिसमें मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम से कराने के लिए मेडिकल की हिंदी पुस्तक का विमोचन 17 अक्टूबर को किया जाएगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी पाठ्यक्रम में उपलब्ध होने से हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को इसका फायदा होगा। तो वहीं यह ऐसे विद्यार्थी जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अंग्रेजी पाठ्यक्रम समझ न आने पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे, अब वे विद्यार्थी भी हिंदी पाठ्यपुस्तक से मेडिकल की पढ़ाई कर अपने चिकित्सक बनने का सपना पूर्ण कर सकेंगे। आपको बताएं कि पूरे देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जिसमें मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी के अलावा हिंदी पाठ्यक्रम में भी उपलब्ध कराई गई है।
मध्य प्रदेश शासन का ये बहुत ही अनुकरणीय प्रयास है, जिसमें पहली बार प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होगी और मध्य प्रदेश शासन ने इसकी पूर्व तैयारी कर ली है। और जो भी इंग्लिश मीडियम की पाठ्य पुस्तकें पहले इन मेडिकल कॉलेज में चलाई जाती थी, वो सभी पुस्तकों का पुस्तक आज हिंदी माध्यम में उपलब्ध हो गई हैं और मेडिकल कॉलेज में अब हिंदी माध्यम में पढ़ाई होने के लिए 16 अक्टूबर को हमारे माननीय गृह मंत्री जी इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। और इस हेतु हमारी हिंदी मातृभाषा है, हिंदी मातृभाषा को अग्रणी करना हमारा दायित्व भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी महाविद्यालयों में, कृषि महाविद्यालयों में, तकनीकी महाविद्यालयों में, स्कूलों में एक कार्यक्रम का आयोजन कल अर्थात 15 अक्टूबर को किया जा रहा है, जिसमें जनप्रतिनिधि, डॉक्टर, प्रोफेसर, गणमान्य नागरिकगण विद्यालय द्वारा आयोजित किए गए सभा में और इनके साथ गणमान्य नागरिकों के साथ ही हमारे जिला स्तर के अधिकारीगण। सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा करने वाला जिला अस्पताल अपने ढीले प्रबंधन के चलते लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। जहां अस्पताल प्रबंधन के उदासीन रवैये के चलते रोजाना निकलने वाले बायो वेस्ट का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उचित प्रबंधन न होने के कारण अस्पताल परिसर के पीछे इन दिनों बायो वेस्ट खुले में बिखरा पड़ा हुआ है, जिसे उठवाने की जहमत भी अस्पताल प्रबंधन ने नहीं उठाई। अस्पताल में बायो वेस्ट एकत्र होने से पूरे क्षेत्र व अस्पताल परिसर में दुर्गंध उठ रही है। इससे मरीजों व उनके रिश्तेदारों और यहाँ से निकलना तक उनका दुश्वार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम कक्ष के बाजू में बायो वेस्ट को रखने के लिए 3 कमरों का निर्माण कार्य कराया गया। 3 कमरों में बायो वेस्ट से पूरी तरह से भर गए हैं, जहां से ठेकेदार के द्वारा अब तक बायो वेस्ट नहीं उठाया गया। पूरा कमरा भरा होने के कारण अब अस्पताल का बायो वेस्ट कमरे के बाहर परिसर में फेंका जा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अस्पताल प्रबंधन ने अब तक ठेकेदार का पुराना पेमेंट नहीं किया है, जिसको लेकर ठेकेदार ने अस्पताल का करीब 1 सप्ताह से बायो वेस्टेज उठाना बंद कर दिया है। आपको बताएं कि बायो वेस्टेज उठाव करने के लिए शासन के द्वारा सिवनी की संस्था कृपा वेस्टेज को ठेका दिया गया है, जिसका 3-4 महीने का करीब 3 से 4 लाख रुपए भुगतान बकाया है, जिसके चलते कृपा वेस्टेज संस्था जिला अस्पताल से बायो वेस्ट उठाने में अपनी रुचि नहीं दिखा रहा है और पिछले कई दिनों से अस्पताल के पीछे बने कक्ष से ठेकेदार के द्वारा बायो वेस्ट नहीं उठाया गया। हाँ, ये सब कचरा गाड़ी तो सब है। तो यहाँ पे ये इसकी बायो वेस्ट की साफ सफाई नहीं होती क्या? होती है, सब नगर पालिका से आते हैं, गाड़ी में मिल जाते हैं। तो बदबू आ रही है, बिल आती है, फिर साफ सफाई थोड़ी थोड़ी करते हैं। कैसी व्यवस्था होनी चाहिए आपके हिसाब से? थोड़ी होना चाहिए। अच्छा, वहीं अस्पताल प्रबंधन का भी इस ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे पूरा परिसर दुर्गंध से सराबोर हो गया। वहीं संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है। आपको बताया कि शासन के द्वारा अस्पताल में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अस्पताल के अंदर तो साफ सफाई करवाई जा रही है, लेकिन इससे निकलने वाला मेडिकल वेस्ट अस्पताल के पीछे ही फेंका जा रहा है, जो अस्पताल के कर्मचारियों के अलावा यहाँ भर्ती मरीजों के साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। इसमें हमारे कर्मचारी द्वारा वार्डों से कचरा इकट्ठा करके कचरा इकट्ठा रखने वाला 3 रूम बना गया है, जिसमें गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग कमरों में रखा जाता है और उस कचरे को कृपा वेस्टेज सिवनी से आती है। कृपा वेस्टेज एक संस्था है जिसके द्वारा कचरा यहाँ से ले जाया जाता है। जी, बात है कि कम से कम 5 दिन से गाड़ी नहीं आई है कचरा ले जाने। कचरा अधिक इकट्ठा हो गया है, जिससे उससे बदबू पैदा हो रही है। मेरे द्वारा संबंधित अधिकारी को भी बताया गया और जो कचरा वेस्टेज के ऑनर है उनको भी फ़ोन करके बताया गया है। उनके द्वारा बोला गया जी भिजवा रहे गाड़ी, पर आज तक गाड़ी अब आ ही नहीं रही है, नहीं आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव ने बताया कि कृपा वेस्टेज की तरफ से एक लेटर आया है, जिसमें 3-4 महीने का बिल बकाया होने की बात कही गई,
जैसे ही बजट आएगा उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। फिर भी हमने कृपा वेस्टेज संस्था से संपर्क किया है और उन्हें बायो वेस्ट उठाने के लिए कहा गया है। यदि वे मानते हैं और आज भी कचरा गाड़ी नहीं भेजते हैं तो फिर शासन को पत्र लिखा जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी तरफ से एक लेटर जरूर आया था, तो उसके जो बिल हैं वो जो 3-4 महीने के बचे हुए हैं, तो वो हमारे घर से अकाउंट सेक्शन में पहुंच गए हैं पासपोर्ट पेमेंट लेके, और वो जैसी बजट आता है वो पेमेंट हो जाएगा। और आज अभी उनसे हम बात भी कर रहे हैं, तो अभी उसको व्यवस्था करा देंगे। नहीं, पेमेंट लेट नहीं होता। वैसा है, कभी कभी गवर्नमेंट जिसके अंदर बजट आने के ऊपर रहता है, उनका एक रेगुलर इसमें बजट आता है हमारे पास, जैसी बजट आता है हम पेमेंट रिलीज कर देते हैं। तो आप कैसा करेंगे सर, क्योंकि वो डेली हमने बजट के लिए लिखा है, हो जाएगा पेमेंट किसी का नहीं रुकता कभी। नहीं, जैसे कि वो डेली बोल रहे हैं कि हाँ भैया आ जाऊंगा, कल आऊंगा, और आज 5-6 दिन हो गए। अभी आज बताया गया है तो मैंने उनसे वो किया है, तो उनको अभी हम कर रहे हैं कांटेक्ट, और वो उठवा लेंगे उसको। ठीक। लालवारा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कंजई टोला निवासी शुभम अगासी ने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नीट की परीक्षा दी और परीक्षा परिणाम आने के लगभग 1 महीने बाद स्कूलों में वह अपने चित परिचितों को जानकारी दी कि उन्होंने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके। उन्हें 720 में से 620 अंक प्राप्त हुए और एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए उनका गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रवेश हो चुका है। और शुभम बुधवार को अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए विद्यालय शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल कंजई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल कंजई पहुंचकर शिक्षकों को मिठाई खिलाकर नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करने की उन्होंने जानकारी भी दी, जिस पर शिक्षक गणों ने भी उसे मिठाई खिलाकर बधाई देने के साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की। और सोशल मीडिया में भी ग्रामीण क्षेत्र का छात्र शुभम का नीट परीक्षा में 720 में से 620 अंक प्राप्त करने के साथ ही परीक्षा उत्तीर्ण कर एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए चयन होकर शुभकामनाओं का दौर भी प्रारंभ हो गया था। हमारे साथ है शुभम अगासी, जिनका नीट में सिलेक्शन हुआ है। तो शुभम, मुझे बताएं कि नीट के बारे में आपको कैसे पता चला या आपने कहीं से सुना, पूरी प्रोसेस के बारे में शुरू से बताएं। नीट के बारे में तो मेरे को 11th क्लास में पता चला था, टीचर लोगों ने बताए थे। तो उसके बाद से फिर 11th और 12th में नीट की भी तैयारी की और 11th और 12th की भी की है। उसके बाद 12th जैसे ही एग्जाम हुए उसके बाद फॉर्म निकले, फॉर्म डाले और फिर उसके बाद एग्जाम दिए थे। और जो उसकी पढ़ाई थी वो 11th की और 12th की एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़े थे। और एक बुक लिए थे जिसमें क्वेश्चन रहते पुराने वाले नीट के, बस उसी के द्वारा पढ़े थे। तो ये नीट की एग्जाम कहाँ पर हुई थी? बालाघाट में। ये आपका पहले ही अटेम्प्ट था? हाँ। 740 में 720 में 620। 720 में 620 नंबर आए हैं। ओके। और डॉक्टर साहब, आपके कोई सवाल? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इस मतलब गरीब परिस्थिति में जो किस प्रकार से जो पढ़ाई किए, जो इतने अच्छे अंक 620 प्राप्त किए, आप ये बताएं कि किस टाइप से आपने गहन अध्ययन किया विषम परिस्थिति में? मन तो कोई कोचिंग का सहायता तो लिया ही नहीं। अच्छा। किसी भी प्रकार की आपने टीचर लोगों ने सपोर्ट किए? कोचिंग ज्वाइन किसी भी प्रकार की नहीं की? नहीं। आप बताइएगा आपके जो शिक्षक हैं, जिनके गुरु के माध्यम से आपने अपना पथ प्रदर्शित किया? वराडे मैम है और बिसेन मैम है, सोनवाने मैम है, कटरे सर है, नांगरे सर है, गजबिये सर है, यानी कि स्कूल के पूरे ही टीचर थे। जहाँ से हमने प्राइमरी से भी पढ़े थे वहाँ के भी टीचर लोगों ने गाइडेंस दिए, मिडिल के भी टीचर लोगों ने दिए। उसके बाद आपको कैसा लगा, क्या महसूस हुआ सर लोगों के गाइडेंस के बाद में? आपको क्या महसूस हुआ? उनने जैसा बताया उस टाइप से पढ़ाई किए। उसके बाद में फिर एग्जाम देने के बाद में यकीन होने लगा कि सिलेक्शन तो हो गई करके। अच्छा, मतलब अपन जब एग्जाम देकर के आए तो अपने में कॉन्फिडेंस था कि अपना कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब अपन पॉजिटिविटी जा रहे हैं। अच्छा। ये कहाँ से मन में आया कि हमको जो है नीट की तैयारी करना है या डॉक्टर ही बनना है? जब मेरा ऑपरेशन हुआ था 9th क्लास में, उस समय हम बहुत डॉक्टर के पास में गए। किसी ने ऑपरेशन के लिए 1 लाख बोला, किसी ने 2 लाख बोला। वही कई डॉक्टर लोग रहते पैसे की लालच में चले जाते हैं, इसलिए मैंने उसी दिन से सोचा था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा करके। अच्छा, मतलब आप करे डॉक्टर बन के जो गरीब लोग रहते हैं, जो गरीब लोग उतना पैसा नहीं दे सकते, इस तो गरीब लोगों का कम पैसे में भी उनका इलाज कंप्लीट कर सकते। अच्छा, आपने कैसे सोचा था कि मतलब आपके मन में जो ऐसा आया है कि मैं जब मतलब पीड़ित था उस समय में लोगों के मन में?
शुभम आगासे साहू समाज का युवक है, जिसका साहू समाज के द्वारा सम्मान करने की भी तैयारी की जा रही थी। परंतु जब पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा शुभम आगासे के नीट परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं 720 में से 620 अंक प्राप्त करने की सत्यता जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मार्कशीट उपलब्ध नहीं करवाया, जिसके बाद संदेह होने पर स्कूल शिक्षक व शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से भी जानकारी प्राप्त की गई, परंतु उन्होंने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया और बताया कि शुभम ने रुक जाना नहीं के तहत कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। जब पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा पतासाजी की गई तो पता चला कि अभी तो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है और नीट की मार्कशीट प्राप्त की गई तो पाया गया कि शुभम को 720 में से महज 30 अंक ही प्राप्त हुए। इस तरह कंजई के शुभम को 620 की जगह महज 30 अंक ही मिले हैं। इस तरह नीट परीक्षा चयन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे वायरल मैसेज का खुलासा हुआ और शुभम आगासे इस तरह शिक्षकों व अपने चित परिचितों को गुमराह कर रहा था। चर्चा में शुभम आगासे ने बताया कि नीट परीक्षा परिणाम जब आया तो मैंने और मेरे दोस्तों ने देखा, उस समय 620 अंक थे, परंतु 13 अक्टूबर को पुनः देखने के बाद 30 अंक दिखा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। जैसे आपका नीट की जो परीक्षा दिए थे उसमें 720 में 620 नंबर आ गए बोल रहे थे आप, फिर जब आज सत्ता जानी गई तो 30 नंबर आए तो क्या है? शुरू में चेक किए फ्रेंड के मोबाइल से भी, हमारे बीच में भी 620 बताए। जब रात को भैया ने चेक किए उसके बाद 30 अंक बता रहे हैं। और अभी कॉलेज का भी कॉल आया था कि जनवरी में ज्वाइनिंग ले सकते हो करके। तो कौन से कॉलेज से फ़ोन आया था आज? अभी तो प्राइवेट कॉलेज होंगे शायद, उधर गुजरात साइड से आया था जी। और उसमें चेक किए थे जैसे कंप्यूटर में, तो लिस्ट में नाम भी बता रहा था। यानी कब देखे थे आपने? मैंने तो 11 सितंबर को चेक किया था। सही। उस समय तो उस समय की नीट का रिजल्ट का है 11 सितंबर को। हाँ। तो उस समय क्या बताया था अंक? 620। फिर जैसे आप अभी आपके सोशल मीडिया में बधाई का दौर चल रहा था, आपके समाज के लोग भी आपके पास आए थे तो और आप भी विद्यालय जाके जानकारी दिए थे। जैसे ही मुझे पता चला क्या इसमें कंफ्यूज हो रहा है करके, तो मैंने सबसे पहले उनको खबर कर दिया। फिर आप तो स्कूल में मिठाइयाँ भी बांटे ना अपने तो जाके कि चयन हो गए थे। तो उसके बाद कल मुझे पता चला शाम को। कैसे पता चला फिर आपको? भैया ने चेक किए थे उसके बाद। ऐसा ही है? हाँ, उसके पहले भी मैंने एक मोबाइल छोड़ा, 4 मोबाइल से चेक किया था, 4 मोबाइल में सेम अंक। तो क्या मानते उसको, जैसे उस समय आपका 620 नंबर आ रहा था फिर अचानक एक साथ 30 नंबर में आ गया, तो फिर? मेरे हिसाब से तो 620 ही अंक ये थे करके, इसलिए उसकी और थोड़ी सी इंक्वायरी कराना। तो क्या लग रहा है आपको 30 नंबर आए होंगे कि 620 ही आए होंगे? मेरे हिसाब से तो 620 है। 620 आप मान रहे हैं, अभी श्योर है आपके 620 ही आए होंगे? तो आप इसकी भी जानकारी कैसे प्राप्त करोगे? अब जैसे कि आपके अभी मार्कशीट में दिख रहा है 30 दिख रहा है। हाँ। और आप 600 बोल रहे हो। अभी जैसे मंगलवार के दिन बालाघाट जाना होगा तो वहाँ से और जिनने एग्ज़ाम दिए थे उनसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे आपके साथ में? एग्ज़ाम तो अभी बहुत लोगों ने दिए, लेकिन मैं 2-3 लोगों को ही पहचान। अच्छा, तो वो लोग क्वालिफाइड हैं क्या? वो नहीं है। और फिर कॉलेज से फ़ोन भी आ रहा है क्या आपका? हाँ आया था, अभी 7 बजे और एक कॉल आने वाला। गांधी मेडिकल कॉलेज से आने वाला है? कहाँ से आने वाला? अब अभी 7 बजे पता चलेगा, उसमें तो मैसेज आए थे। और नहीं, पर जैसे लोग शिक्षा विभाग का कहना है जब जहाँ जहाँ आप गए तो बोले उसने सत्यता नहीं बताया और इस तरह से गुमराह किया, तो इसको क्या माना, गुमराह है क्या वास्तविक है? वास्तविक था वो। आपने देखे थे क्या? हाँ। पर आपके उसकी मार्कशीट वगैरह नहीं है उस समय की 620 वाली? 620 वाली थी, वो फ्रेंड ने ही निकाली थी, लेकिन वो घूम गई वाली। अरे घूम कैसे जाएगी यार? वो फ्रेंड ने यानी कि देखने के लिए मांगे थे, फिर उसके बाद पता नहीं उन लोगों ने कहाँ किए। नहीं तो उसको तो रखना था ना कि भाई 620 की, तो आप दिखाने के लिए होता आपको उस समय 620 नंबर थे और आज मेरे ये नंबर कितने कम आए। वही तो, आज वो फ्रेंड को और कॉल करना पड़ेगा। कहाँ का फ्रेंड है आपको? इस विषय में चर्चा करने पर शासकीय माध्यमिक स्कूल कंजई के प्रधान पाठक राधेश्याम मेश्राम ने बताया कि शुभम आगासे हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययन किया है, जिसकी पढ़ाई सामान्य थी, परंतु बुधवार को वहाँ मिठाई लेकर स्कूल आया और हमें बताया गया कि मैंने नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हूँ एवं गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हो चुका है। यह सुनकर हमें बहुत खुशी हुई और उसे शुभकामनाएं भी दी गई, परंतु 14 अक्टूबर को सोशल मीडिया मैसेज के माध्यम से ही जानकारी लगी कि उसके नीट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है, जिससे 720 में महज 30 अंक ही मिले। श्री मेश्राम ने बताया कि छात्र शुभम को इस तरह से गलत जानकारी नहीं देनी थी। नीट परीक्षा के उत्तीर्ण करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये बात सही है कि वो बच्चा मिठाई लेकर यहाँ पर आया है और मिठाई इसने सारे स्टाफ को खिलाया है, बच्चों को भी खिलाया है, सबने भी मीठा किया है
और वो बच्चा कह रहा था कि मुझे मेरा नीट में सिलेक्शन हो चुका है और मुझे मेडिकल कॉलेज अलॉट हो चुका है। और उसके बाद फिर उसने यहाँ मिठाई खिलाए और हम लोगों ने उसके साथ फोटो भी शेयर किया। सर सबसे जब जानकारी प्राप्त की गई तो क्वालिफाइड भी नहीं हो पाया, उसका मार्क्स भी बहुत कम आया है, तो क्या लगता है आपको कुछ लड़के में? अब इसके बारे में तो अपन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उसकी मार्कशीट उस दिन नहीं आई थी, लेकिन वो बच्चा स्वयं ही कह रहा था कि मैं नीट फाइट हो गया हूँ, नीट क्वालिफाइड मैंने कर लिया है। तो मार्कशीट तो उसकी आज वायरल हुई है, इसमें उसकी मार्कशीट नहीं थी उसकी। और हमने पूछा भी नहीं कि भाई तुम्हारी मार्कशीट कहाँ है, क्या है, ये नहीं पूछा हमको। जैसा तो वास्तविक जानकारी पर लेने में था कि सोशल मीडिया में सबसे वायरल हुआ तो लोगों को लगा कि चलो हमारे स्टार्ट करना चाहिए ऐसा प्लान हो गया, पर जब सत्ता सामने आई तो पूरा शून्य नजर आ रहा है। हाँ, वास्तविक जानकारी तो यही थी कि सबसे पहले किसी ने हमको मिठाई खिलाया, हम भी खिले ढूंढे कि भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि किसी बच्चे का मेडिकल कॉलेज में हो गया। लेकिन उसको ये नहीं बता रहा था वो कि मुझे मार्कशीट मिली है या नहीं मिली है या कितने नंबर आए हैं, ऐसा उसने कुछ नहीं बताया। सर आपको क्या होगा करवाया जब बस उसने ये बताया कि मैं नीट फाइट कर ली है, अंक वगैरह या कौन सा। वहीं दूरभाष पर चर्चा में जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि नीट परीक्षा के परिणाम आए तो है, परंतु काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। और कंजई से सोशल मीडिया में मैसेज वायरल हुआ है कि शुभम अगासी ने नीट परीक्षा में 720 में से 620 अंक प्राप्त किया, जिसकी जानकारी विद्यालय प्रबंधन से ली गई तो सोशल मीडिया पर चल रहा मैसेज गलत पाया गया। बुखार आने पर बीती शाम जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक का नाम ग्रामीण थाना नवेगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत आमगांव के घोड़गटोला निवासी 35 वर्षीय नैन सिंह पिता मूलचंद उइके बताया गया है, जिनके शव का पोस्टमार्टम कराकर शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और मामले में जांच शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आमगांव घोड़गा टोला निवासी नैन सिंह उइके खेती किसानी का काम करता था। 3-4 दिन से उसे फीवर आ रहा था, जिस पर उसके परिजनों ने गुरुवार की शाम उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां नैन सिंह का उपचार जारी था। जहां अस्पताल में भर्ती कराने के 1 घंटे बाद ही संदिग्ध स्थिति में उसकी मौत हो गई। बुखार आने पर उसकी मृत्यु कैसे हो गई, यह सोचकर उनके परिजन सख्ते में आ गए। वहीं मामला संदिग्ध होने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं 174 धारा के तहत मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं मामले की अग्रिम जांच के लिए डायरी नवेगांव थाना पहुंचाई गई है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि नैन सिंह की मौत आखिर किस वजह से हुई। अच्छा, क्या हो गया था इनके साथ? क्या बुखार वगैरह आ रहा था? कब से? हो गया था 3-4 दिन। फिर जो उनको यहाँ हॉस्पिटल लाए। कब लाए थे? कल ही लाए थे। कल शाम को? शाम में। और है तो क्या भर्ती करने के पश्चात 1-8 घंटा बाद है तो मौत हो गई थी। तो सिर्फ बुखार ही था या और कोई चीज़ प्रॉब्लम थी? तो इसलिए तो क्या कारण है, इसलिए पीएम करवा रहे हैं लोग। तो मृत्यु कारण नहीं पता चला? नहीं। चिकित्सक क्या बोले? हाँ, चिकित्सक डॉक्टर लोग क्या बोले? अब डॉक्टर लोगों ने भी कुछ अब क्या है उसका ही पता नहीं चला है डॉक्टर लोगों को। अच्छा, ये संदिग्ध मौत है। हाँ। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 वर्ष पहले एक छात्र का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में इस मामले के मुख्य आरोपी दिलीप पिता श्रीराम राव 23 वर्ष को अलग अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास के अलावा 22,000 रुपए का अर्थदंड और आरोपी राहुल पिता एजेंद्र नेवारे 19 वर्ष और अनिल पिता तुलसीदास पंचभाई 20 वर्ष को भी अलग अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास और 13,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी आरोपी ग्राम टेकाड़ी थाना कटंगी निवासी है। अभियोजन के अनुसार 16 दिसंबर 2019 को सुबह 10 बजे अभियोक्त्री स्कूल गई थी। शाम तक वापस नहीं आई तो परिजनों ने अभियोक्त्री को स्कूल और आसपास में काफ़ी उसकी खोजबीन की। अभियोक्त्री की सहेली से पूछताछ करने पर उसने बताया कि 3 लड़कों ने मोटरसाइकिल में बिठाकर उसे जंगल की तरफ ले गए, जिनमें एक दिलीप राउत था जो 2 लड़कों का मुंह ढका होने से उन्हें वह पहचान नहीं सकी। 17 दिसंबर 2019 की शाम 5:45 बजे अभियुक्त दिलीप राउत के घर से दस्तयाब की गई, जिसमें पूछताछ करने पर बताया गया कि 16 दिसंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा देने सहेली के साथ वह स्कूल गई थी, जहां से वापस हो रही थी। तभी 3:30 बजे टेकाड़ी और बोरीखेड़ा के बीच पुलिया नाले के पास
3 लड़कों ने मोटरसाइकिल से आया और उनका मुंह ढका हुआ था। उसे रोककर साइकिल पकड़ लिया और दिलीप ने उसे खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और मना करने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर पुलिस थाना कटंगी में दिलीप राउत, राहुल नेवारी और अनिल पंचभाई के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया और तीनों की गिरफ्तारी की गई थी। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश बालाघाट की अदालत में पेश किया गया था। विद्यमान अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष तीनों आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिनके परिणाम स्वरूप विद्यमान अदालत ने अभियुक्त दिलीप राउत धारा 363 में 5 वर्ष का कठोर कारावास, 1000 रुपये का अर्थदंड, धारा 366 में 7 वर्ष का कठोर कारावास, 1000 रुपये का अर्थदंड, धारा 3(25) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड से, धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 376(2)(n) के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसी मामले में 2 अन्य आरोपी अनिल पंचभाई और राहुल नेवारी को धारा 347 अर्थदंड विधान के तहत अपराध में 2 वर्ष का कठोर कारावास, 1000 रुपये का अर्थदंड, धारा 363 में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड, धारा 366 में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड, धारा 3(25) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के दंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले के द्वारा पैरवी की गई थी। लालबरा नगर मुख्यालय की ग्राम पंचायत पांडरवानी के अंतर्गत आने वाले ग्राम रामजी टोला निवासी कृषक गोविंद राम पंचेश्वर का छोटा बेटा 28 वर्षीय दीपक पंचेश्वर के द्वारा वर्ष 2019 में रेलवे विभाग के द्वारा आयोजित की गई नॉन टेक्निकल परीक्षा में सफलता हासिल कर रेलवे स्टेशन मास्टर पद पर चयन हुआ है। दीपक पंचेश्वर का बिलासपुर जोन में रेलवे स्टेशन मास्टर बनने पर परिवार के सभी सदस्य, मरारमाली समाज के सामाजिक बंधु और उसके चित परिचितों में हर्ष की लहर व्याप्त हुए। दीपक ने लगन व मेहनत से पढ़ाई की और रेलवे स्टेशन मास्टर बनकर अपने माता पिता व समाज का नाम गौरवान्वित किया। शुक्रवार को उसके चित परिचित दीपक के निवास पहुंचकर मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं ग्राम पंचायत पांडरवानी के सरपंच अनीस खान ने भी दीपक पंचेश्वर को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बताएं कि रामजी टोला निवासी गोविंद राम पंचेश्वर एक कृषक है जिनके 2 बेटे हैं और खेती कर वह अपने बेटों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। दीपक की प्रारंभिक शिक्षा नगर मुख्यालय स्थित अशासकीय विद्यालय में संपन्न हुई और कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद दीपक ने पॉलिटेक्निक कॉलेज सिवनी से मैकेनिकल की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वर्ष 2017 में पुलिस की परीक्षा दी, जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिजिक्स पास किया, परंतु मेडिकल जाँच में वहाँ फेल हो गया, जिसके बाद मायूस हो गया तो उनका बड़ा ही भाई चमन पंचेश्वर ने कंपटीशन परीक्षा करने की तैयारी के लिए उसे प्रेरित किया। जिसके बाद वर्ष 2019 में नॉन टेक्निकल परीक्षा का नोटिफिकेशन आने के बाद 15 मार्च 2021 में प्रथम परीक्षा दी। उसके बाद 9 मई 2022 को दूसरी परीक्षा दी। 30 जुलाई 2022 को तीसरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 13 अक्टूबर 2022 को मेडिकल जाँच में पास होने के बाद दीपक पंचेश्वर का रेलवे स्टेशन मास्टर पद के लिए चयन हो गया, जिसकी नियुक्ति दिसंबर माह में हो जाएगी। हमने तो बहुत पहले से मतलब मेहनत चालू किए थे, जैसे फिर ऑनलाइन पढ़ाई किए। 2019 में फॉर्म निकला था, उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब वगैरह अनअकैडमी से ऑनलाइन पढ़ाई किया। उसके बाद धीरे एग्ज़ाम हुआ, तो पहले 3 स्टेज की एग्ज़ाम थी। पहले एग्ज़ाम 2020 में हुआ, तो उसके बाद कोरोना आने की वजह से फिर 22 में हुआ। उसके बाद फिर 22 में 2 एग्ज़ाम हो गए। 3 स्टेज की एग्ज़ाम थी, पहले CBT 1 हुआ, फिर CBT 2 और तीसरा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, जिसको साइको के नाम से जाने जाते थे। और फिर चौथा स्टेज हुआ इसका DV मेडिकल, जो हाल ही में कल हुआ है, जिसमें पूरी तरह से फिट पाया गया है। तो बिलासपुर जोन से मैं स्टेशन मास्टर के लिए चयनित हो चुका हूँ। इसकी ज्वाइनिंग मेरे को दिसंबर तक दे दी जाएगी, ऐसे बोला गया है। आज जब स्टेशन मास्टर का रिज़ल्ट आया लास्ट चयन के लिए, तो इतनी खुशी हुई कि अब खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा और बहुत गर्व का महसूस हो रहा है कि इतने सालों तक मेहनत करके छोटे वाले भाई ने हमारा नाम और हमारे समाज का नाम और गांव का नाम